हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हम निस्तारक के पारिश्रमिक की गणना सहित निस्तारक के अंतिम खाते का विवरण बनाना देखेंगे। और निस्तारक के पारिश्रमिक की गणना हम दो परिस्थितियों में देखेंगे। जब निस्तारक को संपत्तियों की वसूली पर एक निश्चित प्रतिशत पारिश्रमिक दिया जाता हो, और दूसरी परिस्थिति देखेंगे जब निस्तारक को अनसिक्योर क्रेडिटर्स अर्थात असुरक्षित लेनदारों के भुगतान पर एक निश्चित प्रतिशत पारिश्रमिक दिया जाता हो। तो इन परिस्थितियों में किस प्रकार से निस्तारक के पारिश्रमिक की गणना की जाती है, इसके लिए हम एक सवाल लेंगे और इस सवाल के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से जो है निस्तारक के पारिश्रमिक की गणना की जाती है और किस प्रकार से निस्तारक के खाते का अंतिम विवरण तैयार किया जाता है। तो बच्चों, सवाल इस प्रकार से है कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिसका स्वैच्छिक समापन किया जा रहा है और उसकी पूंजी दी गई है 10 रुपये वाले अंशों में विभक्त है और 20,000 अंश हैं, और उनकी संपत्तियों और देनदारियों का विवरण नीचे दिया गया है। कैश इन हैंड दिया गया है 10,000 का। मशीनरी विच रियलाइज्ड अर्थात संपत्तियों मशीनरी जो है उससे वसूली हो रही है 3,50,000 की। स्टॉक से वसूली है 2 लाख की और डेटर्स से वसूली है 1 लाख की। अनसिक्योर क्रेडिटर्स जो हैं 5 लाख के हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं वह हैं 50,000 के। फिर है सिक्योर क्रेडिटर्स, वो दिए गए हैं आपको 2,20,000 के। इसके बाद जो है 10% डिबेंचर्स हैं और जो हैं 4 लाख के। यहाँ पर सिक्योर क्रेडिटर्स जो दिए गए थे 2,20,000 के, उन पर जो संपत्तियाँ गिरवी रखी गई थी, सिक्योरिटी जो गिरवी रखी गई थी, उनको बेचने से 3 लाख रुपए की वसूली हुई है। तो ये 3 लाख रुपए हैं, वसूल हुए हैं, और 2,20,000 का चुकता करने के बाद जो है 80,000 का सरप्लस बच जाता है। ठीक है, तो अधिशेष कितना बच जाता है? 80,000। ठीक है, आगे लिखा है परिसमापक का जो पारिश्रमिक है सुरक्षित लेनदारों से अधिशेष है उसके द्वारा वसूल की गई संपत्ति पर 4%, अर्थात संपत्तियों की वसूली यहाँ पर निकाल लेंगे। मशीनरी, स्टॉक और डेटर से वसूली हुई है, और यहाँ पर जो सिक्योर क्रेडिटर्स है उन पर सरप्लस बचा था, इनका टोटल कर लेंगे और जितना भी आएगा उसका 4% क्या हो जाएगा? परिसमापक का कमीशन बन जाएगा, अर्थात उसका रिम्यूनरेशन बन जाएगा। आगे है कि असुरक्षित लेनदारों को भुगतान की गई राशि पर 2% निर्धारित किया गया है रिम्यूनरेशन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि असुरक्षित लेनदार जो है यहाँ पर 5 लाख के हैं, लेकिन हमको पहले ही देखना पड़ेगा कि अन्य भुगतान करने के बाद, जो सिक्योर क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद और जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट करने के बाद, क्या कोई अमाउंट हमारे पास बचता है अनसिक्योर क्रेडिटर्स के लिए? तो जितना अमाउंट बचेगा उसका 2% निकाला जाएगा। ठीक है, फिर परिसमापन व्यय जो है 2,800 कानूनी व्यय सहित 15,800 का आया है। ठीक है, तो यहाँ पर कानूनी व्यय 2,800 के हुए हैं, और जो समापन व्यय हैं वह है, चूंकि 15,800 व्यय सहित हैं, कानूनी व्यय सहित है, मतलब 13,000 और बचते हैं, तो 13,000 रुपये जो है एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन हो जाएगा। फिर है ऋण पत्रों पर ब्याज जो है वो 1 वर्ष का भी बकाया है। ठीक है, तो अभी हम इसको जितना भी पेमेंट करना है, जो डिबेंचर है कितने का है ये डिबेंचर 4 लाख का है, तो इसका जो डिबेंचर 10% वाला है 10% और निकाल के जो इंटरेस्ट भी हमको पेमेंट करना होगा। फिर है असुरक्षित लेनदारों को अंतिम लाभांश के रूप में वितरित दर और राशि दिखाते हुए परिसमापक का अंतिम विवरण आपको तैयार करना है। तो आपको अंतिम विवरण तैयार करना है तो तैयार कर लेते हैं। लिखते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, प्रारूप बनाते हैं, 5 कॉलम बनाए जाते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड रिसीट होता है और 2 राशि के कॉलम होते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू, जो राशि वसूल होने की अनुमानित थी, और दूसरा जो एक्चुअल में वसूल हुई है। ठीक है, और फिर हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप जानते हैं सबसे पहले हम संपत्तियों से वसूली करते हैं। तो संपत्तियों से वसूली में सबसे पहले तो कैश इन हैंड दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं कैश इन हैंड। ठीक है, इसके बाद जो वसूली हुई है वह मशीनरी से 3,50,000, स्टॉक से 2 लाख और डेटर से 1 लाख। तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो असेट्स रियलाइज, मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स। मशीनरी से कितने? 3,50,000, स्टॉक से 2 लाख और डेटर से कितने वसूल हुए हैं? यहाँ पर डेटर से वसूल हो रहे हैं 1 लाख रुपए। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 1 लाख रुपए, और टोटल अमाउंट प्राप्त हो जाती है 6,50,000। इसके बाद सिक्योर क्रेडिटर्स थे, और इन सिक्योर क्रेडिटर्स पे क्या था? कुछ संपत्ति गिरवी रखी गई थी और संपत्ति को बेचकर हमको 3 लाख रुपए की वसूली हुई थी, लेकिन हमको सिक्योर क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना करना था? 2,20,000। तो यहाँ पर 80,000 का सरप्लस
बच जाता है। तो इसे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सरप्लस फ्रॉम फुली सिक्योर क्रेडिटर्स। कितने का? 3 लाख में से 2,20,000 घटा दिया तो आ गया 80,000। ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं जो अनपेड कॉल्स हैं या कॉल्स इन एरियर्स है, अगर उनसे कोई राशि प्राप्त हो रही है तो उसको यहाँ रिसीट में शामिल कर लेते हैं, लेकिन सवाल में ऐसी कोई मद नहीं है। अगर कंट्रीब्यूटरी से कोई राशि ली गई है तो उसको भी यहाँ पर रिसीट में लिख लिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रश्न में नहीं दिया गया है। तो अब हम पेमेंट करेंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले पेमेंट किया जाता है जो लिक्विडेशन कास्ट होती है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कास्ट होती है, उसको लिखा जाता है। तो लिखते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन कास्ट एंड लिक्विडेशन कास्ट। ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ लिया है कि यहाँ पर जो है 2800 रुपये के लीगल चार्जेस हुए हैं और 13,000 जो हैं वो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, लीगल चार्जेस 2800 और जो है एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन कितना है? 13,000 का। इसके बाद जो लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन लिखा जाता है, तो लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन कितना दिया गया है? जो है 4% और 2%। तो 4% किस पर है? संपत्तियों की वसूली पर, लेकिन सुरक्षित लेनदारों से अधिशेष सहित। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमको संपत्तियों से वसूली हुई है 6,50,000 की और सरप्लस जो बचा था सिक्योर क्रेडिटर्स का वो बचा था 80,000। तो मतलब यहाँ पर कितना आता है? ये आ जाता है 7,30,000 पर हमको क्या देना है? लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन निकाल लेना है 4%। ठीक है। कितने पर? 7,30,000 का। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। 7,30,000 पर 4% निकालना है, कितना? 29,200। ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 29,200। इसके बाद 2% पर इसको निकालना है अनसिक्योर क्रेडिटर्स का। तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है ये अभी हमें नहीं मालूम है। ठीक है। तो अभी हम पहले अन्य पेमेंट कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना अमाउंट अनसिक्योर क्रेडिटर्स के लिए बचता है, फिर उसका हम 2% जो है लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन निकाल सकते हैं। इससे पहले तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। तो पहले हम अन्य पेमेंट कर लेते हैं। तो इसके बाद किसका पेमेंट करना है हमको? इसके बाद पेमेंट किया जाता है वर्कमैन ड्यूज का। तो वर्कमैन ड्यू कितने हैं सवाल में? वर्कमैन ड्यूज नहीं है। तो इसके बाद वर्कमैन ड्यूज के बाद किया जाता है सिक्योर क्रेडिटर्स को पेमेंट, लेकिन यहाँ पर जो सिक्योर क्रेडिटर्स हैं उन्होंने खुद संपत्ति को बेचा है और अपने 2,20,000 रुपये वसूल करके 80,000 का किसको दे दिया है? लिक्विडेटर को दे दिया है। ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ लिक्विडेटर का क्या लिखा था? सरप्लस लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योर क्रेडिटर्स का पेमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। तो सिक्योर क्रेडिटर्स के बाद पेमेंट करते हैं हम जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज का होता है, उसका हम पेमेंट कर देते हैं। तो अनपेड ड्यू ऑफ एम्प्लॉयज कितना दिया था? ये तो दिया गया था प्रश्न में, ये दिया था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स फॉर अनपेड सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉयज 50,000 का। तो इसको हम 50,000 का पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद किसका पेमेंट करेंगे बच्चों हम? इसके बाद देख लेते हैं कि हमको पेमेंट करना होगा अगर डिवेंचर होंगे। हाँ, डिवेंचर हैं, 4 लाख के डिवेंचर है तो 4 लाख का हम यहाँ पर पेमेंट कर देंगे डिवेंचर होल्डर को। ठीक है। कितने का? 4 लाख का। लेकिन इसके साथ क्या लिखा था? एक लाइन लिखी गई थी, ऋण पत्रों पर ब्याज परिसमन की तारीख से 1 वर्ष के लिए देय, अर्थात अभी 1 साल का ब्याज जो है बकाया है। तो इसमें ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फॉर 1 ईयर, सॉरी। ठीक है। 1 ईयर का कितने का है? ये है 40,000। 10% निकाला है तो ये आएगा, टोटल अमाउंट आ जाती है 4,40,000 हमने पेमेंट कर दिया है। इसके बाद हमें पेमेंट करना है अनसिक्योर क्रेडिटर्स का। तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स के लिए कितनी राशि बची है? क्योंकि अनसिक्योर क्रेडिटर्स तो है हमारे पास 5 लाख के। तो क्या हमारे पास 5 लाख का अमाउंट है? नहीं है। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? पहले ये निकालना होगा कि कितना अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है। तो इससे पहले हमने ये अन्य पेमेंट किए हैं जिसमें से अनपेड ड्यूज ऑफ एम्प्लॉयज किया है, 50,000 का पेमेंट किया है। तो इस 50,000 पर भी जो है रिम्यूनरेशन निकलेगा, क्योंकि यहाँ लिखा था असुरक्षित लेनदारों को। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं क्योंकि आपको लगेगा कि अनसिक्योर क्रेडिटर्स तो सिर्फ यही है, लेकिन जो अनपेड ड्यूज ऑफ एम्प्लॉयज है ये प्रेफरेंशियल तो हैं लेकिन ये असुरक्षित लेनदारों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो इन पर कितना परसेंट देना है? 2%। तो हम इस पर 2% क्या निकाल लेते हैं? रिम्यूनरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है। तो रिम्यूनरेशन ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना? 50,000 का 2%, ये आ जाता है 1,000। तो हम यहाँ पर 1,000 लिख देते हैं। अब बच्चों हमको 2% किस पर निकालना है? शेष अमाउंट पर। तो हमको कितना अमाउंट बचा है यहाँ पेमेंट करने के लिए, इसको हम देख लेते हैं। तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है, इसका टोटल आप कर लीजिएगा रिसीट का, ये आ जाता है 7,40,000 और
जब हमने पेमेंट का योग किया तो पेमेंट का योग आ रहा है 5,36,000, अर्थात 2,04,000 रुपये हमारे पास अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या निकाल लेना है, रिम्यूनरेशन ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर्स कितने पर, 2,04,000 पर। कितना परसेंट निकालना है बच्चों, 2% निकालना है। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष बात याद रखनी है। वो विशेष बात क्या है, वो है यह है कि अनसिक्योर क्रेडिटर्स को हमको तो पेमेंट करना है, लेकिन अभी हमने उसका रिम्यूनरेशन नहीं निकाला है। अर्थात यहाँ पर जो 2,04,000 रुपये की अमाउंट आई है, ये इसमें क्या शामिल है, यहाँ पर जो रिम्यूनरेशन निकलेगा वह भी शामिल है। अतः जब हम रिम्यूनरेशन निकालेंगे 2,04,000 पर, अर्थात इसमें जो भी अमाउंट निकलेगा रिम्यूनरेशन का वो इसमें ही शामिल है। अतः हम क्या करेंगे, बटे में जो 100 करते हैं उसकी जगह क्या करेंगे, 100 धन रेट करेंगे, किसका, जो रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है उसका रेट। तो 2% दिया जा रहा है तो क्या करेंगे हम, गुणा में 2 और बटे 100 धन 2 कर देंगे। 100 धन 2 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर इस 2,04,000 में पहले से ही रिम्यूनरेशन शामिल है, और ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हल किया तो आ जाता है 4,000। तो यहाँ पर अनसिक्योर क्रेडिटर्स पर जो है रिम्यूनरेशन निकल के आ गया है 4,000, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 4,000। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑन 2 लाख क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 2,04,000 थे हमारे पास, ठीक है, और 4,000 का रिम्यूनरेशन दे दिया तो बचा कितना, 2 लाख। अगर 2 लाख का आप 2% निकालोगे तो 4,000 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेक भी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब अनसिक्योर क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है, हमको 2 लाख रुपए बचते हैं। ठीक है, अनसिक्योर कितना पेमेंट करना है, अनसिक्योर क्रेडिटर्स को 2 लाख। लेकिन अनसिक्योर क्रेडिटर्स थे कितने के, यहाँ पर थे अनसिक्योर क्रेडिटर्स 5 लाख के थे, तो 5 लाख में 2 लाख का पेमेंट। इसका अर्थ है कि 1 रुपए में मात्र 40 पैसे का पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 लाख किस पे कर रहे हैं, 40 पैसे इन 1 रुपीज। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने क्या कर लिया है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट में मैक्सिमम मदें लिख ली हैं। इसके बाद कोई अमाउंट बचा नहीं है, ठीक है, पेमेंट करने के लिए, तो हम दोनों पक्षों का योग कर लेते हैं और योग आ जाता है 7,40,000। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से लिक्विडेटर्स के रिम्यूनरेशन की कैलकुलेशन की जाती है। तो लिक्विडेटर्स की रिम्यूनरेशन की कैलकुलेशन अगर संपत्तियों पर है तो बहुत सिंपल होती है, लेकिन जब बात आ जाती है कि अनसिक्योर क्रेडिटर्स के पेमेंट पर रिम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉइज को हमने पेमेंट किया है, यहाँ पर जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो भी अनसिक्योर क्रेडिटर्स की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, जो अनसिक्योर क्रेडिटर्स को कम पेमेंट अगर हो पा रहा है, तो हमको पता है कि अनसिक्योर के क्रेडिटर्स को लिए जो अमाउंट बचता था, कितना बचा था, 2,04,000, लेकिन 2,04,000 में लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन भी शामिल था, इसीलिए हमने इस फार्मूले का प्रयोग करके इसका कैलकुलेशन किया है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तैयार किया जाता है। यदि आपको इस प्रकार के सवालों में अभी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी उस समस्या का समाधान वीडियो बनाकर करूं। धन्यवाद।